सबसे बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में कौन है सुरक्षित, आम आदमी या फिर वो जिन पर आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आइए आपको दिखाते हैं आखिरकार इस दिल्ली में कौन है जिम्मेदार। दिन दहाड़े शाहदरा के विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर हमले में दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये वही पुलिस है जो सदैव आपके साथ होने का दावा करती है, और क्या इसी तरह वो आपके साथ रहकर आपकी हिफाजत कर सकती है? दिल्ली का शाहदरा इलाका। आज सुबह एक शख्स किसी दस्तावेज पर विधायक जितेंद्र सिंह शंटी के दस्तखत के लिए उनके घर आता है। शंटी जब उस कागज को अटेस्ट करने के लिए घर के अंदर जाने लगते हैं, तभी ये शख्स शंटी का कॉलर पकड़ लेता है। विधायक को बहाने से आए इस आदमी का इरादा समझ में आ जाता है और फिर दोनों में गुत्थम गुत्था होता है। लेकिन इस बीच हमलावर दूसरे हाथ से बंदूक निकाल लेता है और फिर विधायक पर चलती है गोली। जान बचाने के लिए शंटी गली में इधर उधर भागते हैं, अपने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक हमलावर उन पर एक के बाद एक 3 राउंड गोलियां दाग देता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। इस बीच विधायक के घर का दरवाजा खुल जाता है और फिर वो परिवार के सदस्य के साथ हमलावर का पीछा करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने मुझे खींचते खींचते बोलना शुरू कर दिया कि बोलियो मत, तो बोलियो मत, और मुझे 10-15 फुट तक घसीट के लेके और फायरिंग शुरू कर दी। मैं भागा, हाथापाई हुई मेरी अच्छी खासी उनसे। गलती से मेरा दरवाजा लॉक हो गया, मेरा अपने घर का ही इंटरलॉक है, तो उन्होंने जैसे मुझे गोली मारी, मैं थोड़ा पीछे हो गया, गोली दरवाजे में लगी, फिर मैं दूसरे दरवाजे पे गया, उन्होंने फिर गोली मारी, तो मैं गली की दूसरी तरफ भाग लिया, जिग जॉग करता हुआ। 3 या 4 फायर उन्होंने की। अपने मंसूबे नाकाम होता देख हमलावर फरार हो गया, लेकिन जाते जाते वो कई सवाल छोड़ गया। सवाल दिल्ली पुलिस के लिए और सवाल हम सब के लिए। अगर देश की राजधानी में जनता का प्रतिनिधि ही महफूज नहीं है, तो फिर जनता की हिफाजत कैसे मुमकिन होगी? दिल्ली से रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन। शाहदरा से विधायक शंटी पर हुआ हमला अपने आप में अलहदा नहीं है। पिछले महीने की 6 तारीख को यह सीसीटीवी फुटेज अब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली के मदनगिरी इलाके के शराफा मार्केट में 5 बदमाश हाथों में तमंचा और चाकू लहराते भागते हुए दिखाई देते हैं और फिर सामने से आते हुए बाइक सवार को घेर लेते हैं, हमलावर कर देते हैं उसके बाद, और बाइक सवारों में से एक तो भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरे पर बदमाशों का ताबड़तोड़ हमला जारी रहता है। आसपास से लोग गुजरते रहते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता, और इस तरह तमंचा लहराते हुए ये बदमाश एक बार फिर भाग जाते हैं। यह अलग बात है कि दिल्ली पुलिस ने उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या इस तरह की तस्वीरें देखकर दिल्ली वालों का भरोसा दिल्ली पुलिस पर बना रह सकेगा? दिल्ली को हम असुरक्षित कह सकते हैं, तो क्या यह अपने आप में बात सही नहीं है? आंकड़े कुछ और बताते हैं। 2014 के पहले 6 महीने में ही राजधानी में आईपीसी के तहत 71,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इस साल 30 जून 2014 तक राजधानी दिल्ली में रेप के 984, छेड़छाड़ के 1980 और चोरी के 2678 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, और 15 जुलाई तक कत्ल के 302 मामले सामने आए हैं। क्या दिल्ली पुलिस इसे वाकई में सुरक्षित दिल्ली कहेगी? जाहिर है आंकड़ों के नजरिए से अगर हम दिल्ली को देखें तो हम इसे महफूज कतई नहीं कह सकते। तो क्या वजह है? क्या है दिल्ली में कि कानून का खौफ नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए अपराधियों का मनोबल लगातार आसमान छू रहा है? या यूं कहें कि दिल्ली पुलिस अपराधियों पर काबू पाने में सक्षम नहीं होती हुई दिखाई दे रही है? आइए दूसरी बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। संवेदनहीन समाज की बानगी देखने को मिली संवेदनशील मुंबई में। रेलवे लाइन पार करते वक्त एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसकी लाश ट्रैक पर पड़ी रह जाती है। गाड़ियां दरगाड़ियां लाश को रौंदती हुई चली जाती हैं, लेकिन पथराई आंखों का ही तकाजा है कि लाश की तरफ किसी ने देखा तक नहीं। मुंबई की ये लोकल ट्रेन धड़धड़ाती हुई सिर्फ पटरी पर पड़ी इस लाश को ही नहीं रौंद रही, बल्कि यहां रौंदी जा रही है हमारी इंसानी। सामने लाश पड़ी है और प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग तमाशबीन बने हुए हैं। उन्हें मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी है, लेकिन इस शव को उसके अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की फिक्र किसी को नहीं। एक के बाद एक 3 ट्रेनें इस लाश पर से यूं गुजरती रही, लेकिन न तो रेलवे प्रशासन की ओर से इसे उठाने कोई आया
और न ही वहां खड़े लोगों ने इसकी कोई सुध ली। यह हादसा तिलक नगर रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर हुआ। घिसटती हुई डेड बॉडी स्टेशन तक पहुंच गई, लेकिन इस दौरान एक आदमी ऐसा नहीं था जो उसे उठवाने का काम करता। पूरी इंसानियत को शर्मसार करने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार 20 मिनट बाद एक बूट पॉलिश करने वाले लड़के को यकीन हो चला कि शहर का दिल भी उतना ही पत्थर है जितनी यहां की बेजान इमारतें। तो वो आगे बढ़ा और टुकड़ों में बिखरे शव को प्लेटफॉर्म पर ले आया। तब जाकर पुलिस वाले आए, एम्बुलेंस आई और उस डेड बॉडी को वहां से हटाया गया। मुंबई से सोनू कन्नौजिया, न्यूज नेशन। मुंबई लोकल को शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन हर साल यही लाइफलाइन 6000 लोगों की जिंदगियां लील जाती है। देश भर के रेलवे ट्रैक पर मरने वालों में से 40% मौतें मुंबई में होती हैं। रेलवे पुलिस के मुताबिक इस साल 15 अगस्त तक मुंबई के ट्रैक पर 4000 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, जिसमें 2143 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1938 लोग जख्मी हो चुके हैं। इस सबसे बड़ी वजह यह है कि मुंबई में मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त तरीके से कम है। और अब जरा देखिए, संवेदनशील होते या माफ कीजिएगा संवेदनहीन होते समाज की सफाई। ये बहुत ही अमानवीय घटना है। जहां तक मैं समझता हूं कि जो फर्स्ट एड मिलनी चाहिए या जो सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सब कुछ होगा तो ऐसे जो मरने वाले हैं जो शायद बच भी सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी एम्बुलेंस वगैरह, तो ये पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा आप सबके लिए। जो भी यहाँ है, जनरल रेलवे पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, जो भी पुलिस है, एक्चुअली वो ड्यूटी पे तो रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान एक्चुअली मेन इनकम पे रहता है कि कहाँ इनकम आ रहा है। बाकी अदर चीजों पे उनका ध्यान रहता नहीं है। मुंबई की ट्रैक पर पड़ी लाश कई सवाल खड़े करती है। रेलवे ट्रैक पर पड़ी लाश की सुध लेने वाला कोई रेलवे अधिकारी क्यों नहीं था? कहते हैं कि किसी शव के अंतिम संस्कार से अगर आप उसमें शामिल भी होते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य का काम इसे कहा जाता है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने इस पार्थिव शरीर के विक्षिप्त होने पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? मुंबई में एक शव की धज्जियां उड़ती रहीं तो अलीगढ़ में एक जिंदा इंसान को 3 दिनों तक मुर्दा बना दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक शव गृह में शून्य से भी कम तापमान में लेटे रहना और उससे भी कहीं ज्यादा 3 दिनों तक उस परिवार वाले को इसके बारे में कोई जानकारी ना हो? आखिरकार वो व्यक्ति कहां और क्यों लापता है, देखिए। एक मरीज को मौत से पहले मौत देने की यह कहानी अलीगढ़ की है। सड़क हादसे में घायल हुआ शख्स इलाज के लिए मलखान सिंह अस्पताल लाया गया, लेकिन बेहोश पड़े इस युवक को डॉक्टरों ने बिना जांच के ही मुर्दा घोषित कर दिया और लावारिस शवों के वार्ड में भेज दिया। ये शख्स न बोल सकता है, न सुन सकता है और न ही अस्पताल में इसके साथ कोई तीमारदार मौजूद था। हॉस्पिटल की ओर से पुलिस को इस शख्स के मृत होने का मेमो भेज दिया गया, लेकिन जब 3 दिन बाद पुलिस लाश लेने के लिए पहुंची तो ये शख्स जिंदा निकला। कहने की जरूरत नहीं कि लापरवाही जिला अस्पताल के डॉक्टरों से हुई, लेकिन इस जानलेवा लापरवाही पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच का रटा रटाया जवाब दिया और पल्ला झाड़ गए। पता चला कि इसमें से एक मरीज की डेथ होने के बाद जो डॉक्टर्स ने सूचना थाने में भेजी, गलती से जिस मरीज की डेथ हुई उसकी सूचना में भेज के जो जीवित मरीज था उसके बारे में सूचना नहीं। इसकी जांच जो है वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस लेवल पे गलती है। लापरवाह अस्पताल के कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन डॉक्टरों की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत ने डॉक्टरी पेशे को जरूर शर्मसार किया है। टीम न्यूज नेशन। नेशन व्यू में अब आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर के गंदरबल में। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक नासिर असलम को अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को लात मारने की खबर आई है, जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दरअसल पार्टी का एक गुट नासिर असलम पर विरोध कर रहा था, जिसकी वजह से उसके समर्थक नाराज हो गए और दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। लेकिन इस झगड़े को शांत करने के बजाय असलम ने विरोध कर रहे कार्यकर्ता की पिटाई कर दी।
उसे लात मारे। विधायक जी की इस हरकत के बाद वहां हालात और ज्यादा बेकाबू होते हुए दिखाई दिए, जिसे काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। कश्मीर के गंदरबल इलाके के सिंध नाले में फंसे एक युवक को सेना और स्थानीय प्रशासन ने मौत के मुंह से बचा लिया। तस्वीरों में हम आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे यह शख्स, एक मजदूर जो कि नाले से पत्थर निकालने का काम किया करता था, लेकिन कश्मीर में कल शाम से लगातार हो रही बारिश से यह शख्स बीच नाले में फंस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक युवक कैसे अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है, हाथ हिला रहा है, मदद मांग रहा है। नदी के किनारे खड़े लोगों ने जब इसकी गुहार सुनी तो प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद प्रशासन और सेना की टीम यहां पहुंची और इस शख्स को बचाने की कोशिश शुरू हो गई। पहले तो ये एक शख्स एक मजबूत रस्सी को लेकर उसके पास पानी की तेज धार में तैरता हुआ पहुंचा। रस्सी के एक सिरे को नदी के किनारे मजबूत चीज से बांधा गया और दूसरे सिरे से पानी में फंसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश की गई। इसके बाद यह शख्स रस्सी से इस सिरे से पकड़कर पानी में रेस्क्यू करता हुआ छलांग लगा दिया। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नाले के किनारे खड़े लोग सांस थामे रहे और पूरे ऑपरेशन को देखते रहे। आखिरकार इस युवक ने बहादुरी दिखाई और नदी की तेज बहाव से बाहर निकलने में खुद को, अपने आप को कामयाब रखा। बीते साल उत्तराखंड में आई तबाही के निशानों से टिहरी गढ़वाल में आज भी ऐसा लगता है जैसे कि लोगों को जूझना पड़ रहा है। टिहरी के जौनपुर में अलागढ़ नदी पर बना पुल पिछले साल आई जल प्रलय में बह गया था, लेकिन तब से अब तक ये पुल नहीं बन पाया है और लोगों को पानी में आधे से ज्यादा डूबकर नदी पार करना पड़ रहा है। तेज रफ्तार में बहते पानी की वजह से लोगों को काफी डर भी होता है और ऐसे में जान जोखिम में डालने के अलावा कोई और रास्ता लोगों के पास नहीं है। कभी रस्सियों के सहारे तो कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोग नदी पार कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूली बच्चों को तो और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही इस पुल का निर्माण नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जापान से अरबों का विदेशी निवेश साझा कार्यक्रम और बुलेट ट्रेन की सौगात लाए नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छाप छोड़ी है और कम से कम मनमोहन सिंह के मुकाबले काफी कारगर और ठोस प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है। सांस्कृतिक विरासत को संवारने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रक्षा के क्षेत्र में कई समझौतों को झोली में बटोरे मोदी ने कई राजनयिकों को इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू की याद दिला दी है। झक सफेद कुर्ता पायजामा पहने एयर इंडिया के विशेष विमान से पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनका स्वागत किया और एक विजेता की तरह मोदी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। जापान दौरे से मोदी जो कुछ भी लेकर आए उसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। 5 दिन के इस दौरे में मोदी ने जापान के साथ कई अहम समझौते किए। जापान ने अगले 5 साल में विकास कार्यों के लिए 35 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का वायदा किया है। ये पैसे स्मार्ट शहरों के निर्माण और गंगा की सफाई जैसे कामों में लगाए जाएंगे। दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग, सड़क, राजमार्ग, स्वास्थ्य और महिला उत्थान के क्षेत्र में भी अहम समझौते हुए हैं। जापान ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड समेत 6 भारतीय कंपनियों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। बुलेट ट्रेन शुरू करने के लिए जापान ने भारत को वित्तीय, प्रौद्योगिकी और संचालनगत सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। मोदी ने हिंदुस्तान में जापान के निवेश के लिए रेड कारपेट का भरोसा दिलाया तो अपने अलग अंदाज से जापान के लोगों के दिल में भी छाप छोड़ आए। कभी फनकार की तरह ड्रम पर हाथ आजमाते दिखे तो कभी बच्चों के बीच बांसुरी बजाकर उनका दिल जीत लिया। ये मोदी की अदा है, ये मोदी का करिश्मा है कि वो जापान में जहां गए छा गए। मैंने कहा पहले हम सांप से खेलते थे, अब हम माउस से खेलते हैं। टीम न्यूज नेशन। जापान दौरे में एक छात्र ने नरेंद्र मोदी से चीन के बारे में सवाल पूछा कि चीन की विस्तारवादी कोशिशों के बावजूद एशिया में शांति कैसे रह सकती है।
इस पर नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही चतुराई से सवाल को टालते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप चीन से परेशान हैं। दरअसल सच पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी की कामयाब जापान यात्रा से सबसे ज्यादा चीन को ही सोचने की जरूरत पड़ती दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि जैसे ही जापान ने अहमदाबाद और मुंबई के बीच शिनकानसेन बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए मदद का ऐलान किया, चीन की तरफ से तुरंत बुलेट ट्रेन की तकनीकी सहयोग की पेशकश सामने आती हुई दिखाई दी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का दम ही है जिसने भारत की छवि को मजबूत करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने में भी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हर रोज नई कलांचे भरता हुआ शेयर बाजार में भी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ईश्वर मिलन की राह बनाए तो इंसान क्या बिसात रखता है। लाख दूरी बनाने की कोशिशें करें जया बच्चन और रेखा, लेकिन संयोग ऐसा है कि मिलन लगभग तय है। राज्यसभा में सीटें अलग करवाई गई तो क्या अब संसदीय समिति में भी दूरी बनाने का सिलसिला बन सकेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनी संसदीय समिति में रेखा और जया बच्चन दोनों को साथ रखा गया है। आखिर हो भी क्यों ना, दोनों फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी के युवा सांसद अनुराग ठाकुर हैं और वरिष्ठ मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी भी इस समिति की गरिमा में चार चांद लगाएंगे। हाँ, कहने वाले ये जरूर कह रहे हैं कि दूरी का ये सिलसिला लाख कोशिशों के बाद भी टिक नहीं पाता। अब क्या एक बार फिर समिति में रेखा की मौजूदगी पर जया बच्चन के बोल वचन दिखाई देंगे? टीम न्यूज नेशन। सर कलम कराने की तस्वीरें शायद आपको उतनी विचलित ना करें जितना कि यह ख्याल कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। आईएसआईएस ने एक और अमेरिकी पत्रकार का सर कलम कर दिया है। वीडियो जारी किया गया और साथ ही ऐलान कर दिया गया कि आतंक की परिभाषा वो किस तरीके से दिनों दिन बदल रहा है। बड़ी बात यह है कि फिलहाल बगदादी को रोकने वाला कोई भी इस दुनिया में दिखाई नहीं देता। एक और अमेरिकी पत्रकार पर बगदादी की बेरहमी। ये तस्वीरें अमेरिका को चुनौती हैं। अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों से इराक में आईएसआईएस की पेशानी पर बल तो पड़ा है, लेकिन ये आतंकी संगठन हार मानने को तैयार नहीं। पुरानी कहावत है, जंग में दुश्मन पर हमला करने से ज्यादा जरूरी है उसे खौफजदा करना। और ऐसी तस्वीरें दिखाकर आईएसआईएस भी यही करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी पत्रकार स्टीफन सॉटलॉफ का सिर कलम करने से पहले आईएसआईएस ने ओबामा के लिए पैगाम भी भिजवाया। And now, Obama, your foreign policy of intervention in Iraq was supposed to be for the preservation of American lives and interests. So why is it that I'm having to pay the price of your interference with my life? Am I not an American citizen? You've spent billions of U.S. taxpayers' dollars, and we've lost thousands of our troops in our previous fighting against the Islamic State. So where's the American people's interests in reigniting this war? इसके बाद आईएसआईएस ने स्टीवन सॉटलॉफ की हत्या कर दी और ये वीडियो यूट्यूब पर वायरल कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। आईएसआईएस का यह भी दावा है कि उसने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ये क्रूर कदम उठाया है और इसलिए वीडियो का शीर्षक दिया गया है, अमेरिका को दूसरा संदेश। टीम न्यूज नेशन। आईएसआईएस आज इतना बड़ा खतरा क्यों बन चुका है? दरअसल यह संगठन आज दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है। इसका बजट $2 अरब का है। अगर आईएसआईएस अपने मंसूबे में कामयाब रहा तो इराक और सीरिया को संगठन आतंक की धरती बना देगा। ये वो इलाका है जहां तेल के कुएं हैं और इस वजह से आईएसआईएस को कभी पैसे की कमी नहीं होने वाली है। सीरिया के पूर्वी अपलो प्रांत में अब बाबा से लेकर 670 किलोमीटर दूर इराक के सुलेमान बेग तक का इलाका फिलहाल आईएसआईएस के नियंत्रण में है। इराक में ताजा हमलों में आईएसआईएस के लड़ाकों ने कई जगहों पर जमकर लूटपाट की है। इससे आतंकियों ने अकेले मोसूल में एक बैंक से ही करीब $42 करोड़ की नकदी लूट ली है। जाहिर है इस संगठन के पास न तो पैसे की कमी है और न ही हथियारों की।
तो जाहिर है जानकार बताते हैं कि आईएसआईएस एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकी साजिश की बू आती है। लेकिन क्या दुनिया को महफूज रखने के लिए यह अपने आप में काफी होगा? आएंगे कल फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे और ताजा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज नेशन।